Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2025 की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी एक फर्म के पास प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता। आज के लेक्चर में हम समझेंगे इस मार्केट के अजम्पशंस, डिमांड कर्व और फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में किस कंडीशन पे होता है। तो चलिए बिना देरी के आज का स्टार्ट हम करते हैं लेक्चर। मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आप क्या समझते हैं? जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने जब मार्केट पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग मार्केट जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर को दो ग्रुप से बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। पहला आपका है ग्रुप परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट, या दूसरा ग्रुप है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के अंदर आपका आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्म्स के बीच में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी देखने को मिलती है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फर्म्स डू नॉट कम्पीट डायरेक्टली विद ईच अदर। फर्म एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कम्पीट नहीं करते हैं प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी देखने को मिलती है अमंग द फर्म्स। इट मीन्स कि फर्म्स एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करती है टू इन्फ्लुएंस द प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस लाइन को आप आगे आगे जैसे पढ़ते रहेंगे आप बेहतर ढंग से समझ में आपको आएगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ उसके फीचर्स है कि एक मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तब बोलते हैं जब वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स। ईच फर्म एक्ट एज अ प्राइस टेकर। जैसे कि पहले आपको बताया कि फर्म्स आपस में कम्पीट नहीं करती प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यहाँ पे सारे फर्म एज अ प्राइस टेकर एक्ट करते हैं। इट मीन्स जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड कर दिया गुड्स का, वही प्राइस लेके सारे फर्म्स आगे ऑपरेट करते हैं। सारे फर्म्स इस मार्केट के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस करती है वो आपके होमोजेनियस नेचर के होते हैं। इट मीन्स जो भी गुड्स इस मार्केट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे गुड्स जो भी गुड्स इस मार्केट पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सारे सप्लायर्स द्वारा, सारे फर्म्स द्वारा, वो सारे एक समान है हर तरीके से। इस मार्केट के अंदर फ्री एंट्री एग्जिट देखने को मिलती है। फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब यह है कि फर्म्स लॉन्ग रन के केस में ईजिली मार्केट को छोड़ सकते हैं और मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंगल फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकती। तो अभी तक हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या हुआ। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फर्म्स के बीच में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी देखने को मिलती है। सारे फर्म्स आपस में नॉन राइवलर्स होते हैं और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मार्केट के, जो कि है पहला लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और बायर्स एंड सेलर्स। सारे फर्म्स यहाँ पे प्राइस टेकर की भूमिका निभाते हैं। प्राइस टेकर मतलब जो प्राइस मार्केट ने डिटरमाइन कर लिया गुड्स का, वही प्राइस पे सारी क्वांटिटी सेल आउट होगी फर्म्स के द्वारा। इस चीज़ को आप आने लेक्चर में इसी लेक्चर में आने समय में ध्यान से मतलब अच्छे से समझेंगे। सारे फर्म्स जो गुड्स बना रही है वो सारे एक समान है हर तरीके से। इट मीन्स होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट देखने को मिलता है फर्म्स का लॉन्ग रन के केस में, और एक सिंगल फर्म का मार्केट प्राइस पे कोई असर या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है ये कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। उस अजम्पशन को हमने दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी आपकी है कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, ये आपका प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कंडीशंस है। और दूसरी कंडीशन आपकी है कंडीशंस ऑफ परफेक्ट मार्केट, या आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट कंपटीशन जिस अजम्पशन पे बेस्ड है, यहाँ पे टोटल 7 अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप है कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, और दूसरा कंडीशन आपका है कंडीशन ऑफ परफेक्ट मार्केट फॉर द कॉमोडिटी। तो इन 7 अजम्पशन को हमने दो कंडीशन के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब जाकर आप कहेंगे कि कोई भी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और ये कंडीशंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बताया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अजम्पशन जो 7 अजम्पशंस हैं उनको हमने दो कंडीशंस में या दो ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला आपका है कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बीच में प्योर कंपटीशन कब कहलाएगा, उसके 5 अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जब मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स आपके होंगे तब आप कहेंगे कि वो मार्केट
प्योरली कॉम्पिटिटिव है प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, जब लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर, तो कोई भी एक सिंगल जो फर्म होती है मार्केट प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर, वो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है टोटल आउटपुट का, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। साथ ही साथ जो बायर होता है इस मार्केट के अंदर, वो टोटल डिमांड है बहुत छोटा सा हिस्सा वो डिमांड कर रहा होता है। इस वजह से एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर अगर चाहे तो इस मार्केट में वो प्राइस को वो इफेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, आपका जो फूड ग्रेन का मार्केट है वो क्लोज टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उसे हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं बोलेंगे क्योंकि रियल वर्ल्ड में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलना बहुत ही रेयर है, लेकिन फूड ग्रेन की जो मार्केट है वो क्लोज टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह ट्रीट काम करती है। तो एक सिंगल फार्मर जो है, एग्जांपल तौर पे फूड ग्रेन मार्केट में एक सिंगल फार्मर जो है वो प्राइस को, फूड ग्रेन के प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपने आउटपुट को चेंज करके। यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा, फूड ग्रेन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर आपका नंबर ऑफ फार्मर्स आपके उसका अंडर आते हैं। अगर एक फार्मर चाहे कि मैं अपने आउटपुट को मैनिपुलेट करके मार्केट में जो प्राइस है फूड ग्रेन का उसको मैं चेंज कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर का शेयर है, एक सिंगल फार्मर का शेयर है फूड ग्रेन मार्केट में टोटल आउटपुट का, वो बहुत ही कम है। उसके आउटपुट के कम या ज़्यादा होने से मार्केट पर मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो आपको पहले बताया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में जो सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल फर्म होता है वो एज ए प्राइस टेकर एक्ट करता है। इट मीन्स जो प्राइस मार्केट में डिटरमाइन हो गया मार्केट फोर्सेस के थ्रू, वो प्राइस पे ही वो ऑपरेट करेगा सिंगल फर्म। तो ये इंश्योर करता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो इंश्योर करता है कि मार्केट में जो सारे फर्म्स है वो एज ए प्राइस टेकर वो वर्क करेंगे। और मार्केट प्राइस जो है वो सेट होगा आपका ओवरऑल सप्लाई और डिमांड के थ्रू, दैट इज मार्केट फोर्सेस के थ्रू। दूसरा जंक्शन है आपका प्योर कॉम्पिटिशन कंडीशंस में होमोजेनियस प्रोडक्ट। इट मीन्स मार्केट के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीपल सप्लायर्स के द्वारा, वो सारे वो गुड्स आपके होमोजेनियस नेचर के। इट मीन्स वो सारे वो गुड्स आपका एक समान है। अगर मल्टीपल फर्म्स हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, तो जो गुड वहाँ पे बनाया जा रहा है वो गुड क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज, शेप वाइज, साइज वाइज सारे सप्लायर्स के या सारे प्रोड्यूसर के सेम है। इसको बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। सो इन परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स सेल्स आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स जो खरीदार है उसके लिए जो गुड्स है डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स के, उसके बीच कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स के जो गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मार्केट में वो सारे सेम है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इस मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। अब बायर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड्स कौन से प्रोड्यूसर है, कौन से सप्लायर से खरीद रहा है। बायर की नज़र में जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, जो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे वो गुड्स सभी प्रोड्यूसर द्वारा एक तरह के ही है। तो इस केस में इस वजह से जब सारे फर्म्स होमोजेनियस प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो फर्म्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता है एडवर्टाइजिंग करने का। इस केस में फर्म को कोई जरूरत नहीं है एडवर्टाइजिंग करने की या अपने गुड्स का प्रमोशन करने का। सिंस यहाँ पे सारे जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं होमोजेनियस नेचर के हैं, सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे एक समान है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन कोई फर्म द्वारा तब की जाती है जब उसका प्रोडक्ट दूसरे फर्म्स के मुकाबले कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो, तब आपको प्रमोशन करती है। इस केस में सिंस सारे जो गुड्स जो है वो आपके एक समान है सभी प्रोड्यूसर के, तो इस केस में वो फर्म्स जो है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन नहीं करती है। इस केस में अगर होमोजेनियस गुड्स है तो उस केस में फर्म जो है अपना खुद का प्राइस डिटरमाइन सेट नहीं कर सकती, क्योंकि तो बाकी फर्म्स है मार्केट के अंदर वो भी सेम टाइप के गुड्स बेच रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे फर्म जो है एज ए प्राइस टेकर एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने दो अजम्पशन देखा, अगर मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे और साथ ही साथ सारे सेलर्स जो है, सारे प्रोड्यूसर है वो होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उस केस में जो फर्म्स जो है, सिंगल जो इंडिविजुअल फर्म है, वो एज ए प्राइस टेकर एक्ट करेगी। लार्ज नंबर बायर्स सेलर्स है और साथ ही साथ जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट के अंदर वो होमोजेनियस नेचर का है। तो इस वजह से किसी भी सिंगल फर्म के पास वो पावर नहीं है कि वो अपने गुड्स की प्राइस खुद से सेट कर सके। तो ये दो अजम्पशन जो है वो इम्प्लाई करती है कि जो फर्म्स होंगे वो एज अ प्राइस टेकर एक्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फर्म्स एक्ट एज अ प्राइस टेकर अजम्पशन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, यस अजम्पशन नहीं है। ये इम्प्लीकेशन है इन दो अजम्पशंस की। इन दो अजम्पशंस को अगर हम जोड़ के देखें तो इससे ये निकल के आता है कि प्राइस जो फर्म जो है सिंगल फर्म जो है वो एज अ प्राइस टेकर वर्क करती है। फिर से कह रहा हूँ, फर्म्स एक्ट एज अ प्राइस टेकर इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज नॉट अजम्पशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये आपका
इन दोनों अजम्पशन अजम्पशन 1 अजम्पशन 2 का इम्प्लीकेशन है। अगला है अजम्पशन थर्ड, दैट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फर्म्स के ऊपर एंट्री और एग्जिट में। नई फर्म जो है वो मार्केट में एंटर कर सकती है, लॉस मेकिंग फर्म्स है वो मार्केट को छोड़ भी सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो एंट्री एग्जिट जो है इस मार्केट में वो सिर्फ लॉन्ग रन के केस में पॉसिबल है। अगला अजम्पशन आपका है अजम्पशन 4, दैट इज गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में जो फर्म्स है उनका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड टोटल कॉस्ट। हर फर्म ट्राई करती है कि उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अजम्पशन 5 जो है वो कहता है कि इस मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल से मतलब है ना यहाँ पे टैक्स देखने को मिलेगा, ना सब्सिडी देखने को मिलेगी आपको, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। तो ये आपको इंप्लाई करता है कि प्राइजेस जो है मार्केट के अंदर गुड्स के वो फुली डिटरमाइन होंगे मार्केट फोर्सेस से। सिंस यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करी इस मार्केट के अंदर, तो जो भी गुड्स का प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन होगा इस मार्केट में वो मार्केट फोर्सेस दैट इज सप्लाई या डिमांड के थ्रू डिटरमाइन होगा। यहाँ पर सप्लाई, ये डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, इसके थ्रू वो आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो ये था आपके पहले 5 अजम्पशंस जो कंडीशन है आपकी प्योर कंपटीशन का। परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट के 7 अजम्पशंस हैं। पहले 5 अजम्पशन जो अभी तक हमने देखे वो कंडीशंस आपका प्योर कंपटीशन की कंडीशन है, और नेक्स्ट दो अजम्पशन बच गए हैं। अगर वो 2 अजम्पशन फुलफिल होगी तो आपका कंडीशन होगा परफेक्ट मार्केट का, वो फुलफिल होगा। जब आपके सातों आपकी जो अजम्पशंस है वो फुलफिल कर जाएगी कोई भी मार्केट, तो उस केस में कहेंगे कि ये मार्केट आपकी परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट है। नेक्स्ट आपका कंडीशंस ऑफ परफेक्ट मार्केट। 5 अजम्पशन आपके आगे कंडीशंस ऑफ प्योर कंपटीशन, और बाकी 2 अजम्पशन है वो आपकी कंडीशंस है फॉर परफेक्ट मार्केट। एक मार्केट को परफेक्ट तब बोला जाएगा जब सेम प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है एट द सेम प्राइस एवरीवेयर एट अ गिवन टाइम। एक समय अंतराल में जब एक प्रोडक्ट एक सेम प्राइस पे सेल आउट किया जाए हर जगह पे, तब हम बोलेंगे कि आपका मार्केट अब परफेक्ट है। ये आपके 2 कंडीशन पे बेस्ड है। पहला अजम्पशन आपका है परफेक्ट नॉलेज। सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे हर जगह बेचना एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कब पॉसिबल है, जब मार्केट में परफेक्ट नॉलेज हो। परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि बायर्स एंड सेलर्स के पास फुल एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब ये चीज़ पॉसिबल होगी तब जाकर कहेंगे कि परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के अंदर, नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए गुड। दूसरा जंक्शन है अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक मार्केट में जब इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और बाहर, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे रिसोर्सेज के मोबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे इस अगर ये अजम्पशन आपकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, कोई लाइसेंस का इशू नहीं है। वर्कर्स जो है ईजिली अपना शिफ्ट कर सकते हैं जॉब इंडस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है जीरो माना जाता है। तो बेसिकली एक मार्केट परफेक्ट मार्केट तब कहलाएगी जब उसके 2 अजम्पशन जो है वो फुलफिल करेगा। पहला आपका परफेक्ट नॉलेज, दूसरा आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी तक हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या 7 अजम्पशंस हैं। इन 7 अजम्पशन हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था कंडीशन ऑफ प्योर मार्केट, प्योर कंपटीशन। दूसरा था कंडीशन ऑफ परफेक्ट मार्केट। इसके अंदर 7 कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन के अंदर आगे 5 अजम्पशन आते हैं। पहला अजम्पशन था आपका लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा अजम्पशन था आपका कि जो गुड्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में आपका होमोजेनियस नेचर के हैं, होमोजेनियस नेचर के गुड्स यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तीसरा आपका अजम्पशन था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन लॉन्ग रन। चौथा अजम्पशन था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होगा। अब पांचवा अजम्पशन था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये आपके 5 अजम्पशन थे आपके प्योर कंपटीशन के। अब परफेक्ट मार्केट के 2 अजम्पशन है, जो है पहला है आपका परफेक्ट नॉलेज और दूसरा आपका है अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब ये 7वां अजम्पशन फुलफिल होगी तब जाके आपका मार्केट बनेगा परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। अगर से ये 5 अजम्पशन जो है अगर ये सिर्फ ये फुलफिल हो तब आपका मार्केट जो है वो प्योरली कॉम्पिटिटिव है, वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब बनेगा जब ये 5 के साथ साथ ये 2 अजम्पशन जो है परफेक्ट मार्केट की वो भी फुलफिल हो। तो बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो बना आपका वो बना 2 चीज़ों से, प्योर कॉम्पिटिशन प्लस में परफेक्ट मार्केट। जब दोनों चीज़ें होगी तब जाके आपका मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव
कहलाएगा। तो ये थी अजम्पशन, सात अजम्पशन आपके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं डिमांड कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एक सिंगल फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है वो हम देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा लास्ट स्लाइड्स में कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो एक सिंगल फर्म है वो एज अ प्राइस टेकर एक्ट करती है। इट मीन्स मार्केट ने जो प्राइस डिटरमाइन कर दिया वह वो फर्म उसी प्राइस पे अपने सारे यूनिट जो सारे जो आउटपुट है वो सेल आउट करेगी। इसका मतलब होता है प्राइस टेकर। और साथ ही साथ जब एक फर्म एज अ प्राइस टेकर वर्क करती है, इसका मतलब ये भी है कि वो सिंगल फर्म अपनी एक्टिविटी से मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो एक सिंगल फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर. Price taker means firms will take the price which is determined by the market forces. Single firm cannot influence the market price. सिंगल फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकता? दो वजह है। अब लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर्स है और हर एक सेलर्स जो है उसका टोटल आउटपुट में शेयर है बहुत कम है। साथ ही साथ वो सेलर जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका होमोजेनियस नेचर का है। इन दो वजह से जो है आपका सिंगल फर्म जो है परफेक्टली कंपनी मार्केट के अंदर वो प्राइस टेकर की तरह काम करता है। मार्केट प्राइस जो है इस परफेक्टली कंपनी मार्केट में प्राइस जो है गुड का वो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस का। इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई कर्व। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई का यहाँ पे दिखाया गया। ये आपका इंडस्ट्री डिमांड कर्व है, ये आपका इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका प्राइस निकल कर आ रहा है P1। तो इस इंडस्ट्री में जो प्राइस है गुड का वो आपका P1 डिटरमाइन हुआ मार्केट के थ्रू, मार्केट फोर्सेस थ्रू। अब इसी P1 प्राइस पे जो भी एक सिंगल फर्म है वो अपने सारे क्वांटिटी सेल आउट करेगी। तो ये प्राइस आ गया, इसी प्राइस पे उसको ये क्वांटिटी सेल आउट करनी है सिंगल फर्म को, ये क्वांटिटी सेल आउट करनी है, ये क्वांटिटी सेल आउट करनी है, ये क्वांटिटी सेल आउट करनी है। तो बेसिकली डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ? डिमांड कर्व बताता है प्राइस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। सो कंज्यूमर को पता है यहाँ पे कि मार्केट में प्राइस P1 डिटरमाइन हो गया है, P1 प्राइस है मार्केट में इस गुड का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो वो अपनी डिमांड जो गुड की करेगा वो P1 प्राइस पे करेगा। वो उसको पता है कि P1 प्राइस मार्केट डिटरमाइन हो गया तो वो अपनी जो भी क्वांटिटी परचेस करनी है वो P1 प्राइस पर ही करेगा। तो इस वजह से आपका सप्लाई डिमांड कब होता है कि सिंगल फर्म का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वो हॉरिजॉन्टल निकल के आता है। ये P1 वो प्राइस है जो आपका मार्केट फोर्स डिटरमाइन कर रहा है। इसी प्राइस पे सारी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी बायर्स के द्वारा। तो चाहे क्वांटिटी ये हो, ये क्वांटिटी हो, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो P1 प्राइस पर ही होगी। तो इस केस में शेप जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिंगल फर्म का डिमांड का वो क्या निकल के आया? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन निकल के आया। जब भी आपका डिमांड का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो यहाँ से दो चीज़ समझ में हमको आई कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव केस में सिंगल फर्म का डिमांड का आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट पे, उस प्राइस पे जो प्राइस आपका मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, जैसे कि P1। जब आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है उस केस में आपका जो डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी होती है वो होती है परफेक्टली इलास्टिक। जब आपका डिमांड कर्व, फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है या परफेक्टली इलास्टिक है, वो ये इंडिकेट करता है अगर फर्म ने इस P1 प्राइस से हल्का से प्राइस बढ़ा दिया तो उसकी क्वांटिटी क्या डिमांडेड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इट मीन्स इवन स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन जीरो डिमांड फॉर दैट फर्म। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के ये भी आता है कि जो फर्म का डिमांड कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल केस में है वो उस फर्म का एवरेज वैल्यू कर्व भी है और मार्जिनल वैल्यू कर्व भी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि P1 प्राइस आपका मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, वो प्राइस मार्केट डिटरमाइन किया 5, मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है गुड का, वो 5 डिटरमाइन हुआ। अब इसी प्राइस पे जो फर्म ए है, फर्म ए की जो डिमांड होगी, फर्म ए की जो डिमांड है वो चाहे जितनी भी हो सारी प्राइस 5 पे आएगी। लेट्स से कि एक यूनिट डिमांड हो रही है फर्म ए के आउटपुट की, वही 5 पे सेल आउट होगा। दो डिमांड कर रहा है तो वो भी 5 पे, 3 भी 5 पे, 4 भी 5 पे। तो फर्म ए की डिमांड जो है एट प्राइस 5 वो प्राइस सेम रहेगा, आपकी खाली डिमांड वेरी करेगी। तो यहाँ पे टीआर क्या हुआ? टोटल वैल्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 टीआर हो गया, 5 टीआर 15, 5 चौक 20, ये आपका आ गया टोटल रिवेन्यू टीआर। और आपका एमआर क्या होता है? एमआर का बताता है चेंज इन टोटल वैल्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड बाय 1 यूनिट। तो टीआर बताता है आपका चेंज इन टीआर और एमआर बताता है आपका चेंज इन टीआर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ये आपका ये शो करता है कि टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। सो एमआर आपका क्या होता है? वो होता है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। सो यहाँ पे एमआर सेकंड यूनिट जो सेल कर रहा है उसका एमआर क्या निकल के आएगा? एमआर आएगा टीआर ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टीआर ऑफ फर्स्ट यूनिट, 10 माइनस 5, 5। एमआर जो थर्ड यूनिट पे निकल के आएगा वो आएगा टीआर एट थर्ड यूनिट माइनस टीआर सेकंड यूनिट, दैट इज 15 माइनस 10, 5। इन द सेम वे टीआर एट फोर्थ यूनिट निकल के आएगा वो आएगा टीआर एट एमआर फोर्थ यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? वो होगा टीआर एट फोर्थ यूनिट माइनस टीआर एट फिफ्थ यूनिट, दैट इज
20 माइनस 15 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम आर की वैल्यू जो आ रही है वो 5 निकल के आ रही है, जो विच इज इक्वल टू प्राइस। इन द सेम वे ए आर क्या होता है आपका? ए आर होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी, दैट इज पर यूनिट रेवेन्यू कितना आया। सो 5 टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी एक है, एम ए आर यहाँ पे 5 आएगा। टोटल रेवेन्यू 10 है, टोटल रेवेन्यू 10 है, क्वांटिटी 2 है, 10/5 2 5 आया। टोटल रेवेन्यू 15 है, क्वांटिटी 3 है, इसका भी 5 आया, इसका भी 5 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में एक सिंगल फर्म का एम आर जो है, ए आर जो है और जो प्राइस है वो तीनों सेम है। तो हम कह सकते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में जो प्राइस होता है डेट इज इक्वल टू ए आर और एम आर। सो इस वजह से आपका जो डिमांड कर्व जो आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिंगल फर्म का जो हॉरिजॉन्टल होता है, वो साथ ही साथ आपका ए आर कर्व भी होता है और एम आर कर्व भी होता है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई इस स्लाइड से निकल के कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में एक सिंगल फर्म का डिमांड कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल टू दैट प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। और फिर हमने देखा अगर डिमांड आपकी हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसके बाद हमने देखा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिंगल फर्म का जो ए आर, जो एम आर, ए आर और एम आर दैट्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिमांड कब आई है, इट इज ऑल्सो द ए आर कर्व एंड एम आर कर्व। तो ये इस स्लाइड का सार था। आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में एक सिंगल फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है शॉर्ट रन के केस में। इक्विलिब्रियम ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन शॉर्ट रन। पहले समझते हैं मतलब क्या है इक्विलिब्रियम का फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट। एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तब है जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और साथ ही साथ उसकी कोई इच्छा ना हो आउटपुट चेंज करने की। सो सिंपल भाषा में एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तब है जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है। ये तो होगी बात एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब होता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन का मतलब क्या है। इस केस में शॉर्ट रन का एक तो मतलब ये हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं शॉर्ट रन के केस में। सो तो इन शॉर्ट रन जो भी आउटपुट में चेंज आ रहा है प्रोड्यूसर द्वारा, वो चेंज आएगा आपके वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाने से, क्योंकि फिक्स फैक्टर में क्योंकि आप चेंज शॉर्ट रन के केस में नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन का मतलब हुआ आउटपुट में जो चेंज आएगा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू, फिक्स फैक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट रन का मतलब ये भी है कि एंट्री और एग्जिट जो है फर्म की, जो हमने अजम्पशन है इसकी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी फर्म आसानी से एंटर कर सकती है, आसानी से मार्केट छोड़ सकती है, लेकिन ये पॉसिबल है सिर्फ लॉन्ग रन के केस में। आपका शॉर्ट रन केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन केस में आपका एंटर और एग्जिट आपका पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन मतलब आपको हो गया ये दोनों चीज़ें। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है किसी फर्म की परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में। एक फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये दो कंडीशन वो फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम मार्जिनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। मार्जिनल प्रिंसिपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दो तरीके होते हैं निकालने के। एक टोटल प्रिंसिपल होता है, एक मार्जिनल प्रिंसिपल होता है। मार्जिनल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग एक फर्म शॉर्ट रन के केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब है जब आपका पहला कंडीशन है एम आर इक्वल टू एम सी। मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे अचीव हो जाएगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा आपका सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पे आपका एम आर इक्वल टू एम सी आ रहा है उसके बाद अगर प्रोडक्शन अगर करता है फर्म तो उसका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखे, दैट स्लोप ऑफ एम सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं समझाता हूँ एक ग्राफ के माध्यम से। अभी तक हमने देखा कि डिमांड कर्व जो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल टू दैट प्राइस एट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। लेट्स से P1 जो प्राइस है वो प्राइस डिटरमाइन किया मार्केट के फोर्सेस के थ्रू। तो इस प्राइस पे आपने जो फर्म है सारे आउटपुट सेल आउट करिए मार्केट में। आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा तो फर्म का डिमांड कब होता है वो एम आर कर्व भी होता है और ए आर कर्व भी होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में P इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर होता है। तो ये कर्व आपका एम आर कर्व भी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कर्व है वो आपका एम आर कर्व भी है। अब बात हो रही है यहाँ पे मैं एम सी ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा एम सी है। अब एम सी ने यहाँ पे एम आर कर्व को दो जगह कट किया, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट पे आपका एम आर इक्वल टू एम सी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा आउटपुट लेवल है, कौन सा पॉइंट है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आपका एम आर इक्वल टू एम सी आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन है जो MR = MC है। जब भी आप ऐसे केस में फंसे तो आपको सेकंड कंडीशन देखनी है जो है सफिशिएंट कंडीशन, जो कहती है कि जब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाए उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन देखनी है। वो कहता है कि MC का स्लोप आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए MR = MC पॉइंट के बाद। तो पॉइंट ए पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे MR = MC है, बट इसके बाद स्लोप जो है MC का वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। वही पॉइंट बी पे जो स्लोप है MC का वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये इंडिकेट करता है कि पॉइंट बी इज अ पॉइंट एट विच फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट। दोनों पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आपकी फर्स्ट कंडीशन MR = MC फुलफिल हो रही थी। अब आपको पता करना था कि ए और बी में से कौन सा पॉइंट है जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। आपने सेकंड कंडीशन देखी, दैट सफिशिएंट कंडीशन, जो कहता है कि स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पर स्लोप है MC का, पॉइंट ए के बाद वो स्लोप लेस देन 0 है या नेगेटिव है। तो यहाँ से निकल के आया कि पॉइंट बी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्म का। ग्राफिकली इसको यही बोला जाता है, स्लोप ऑफ MC शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको ये भी बोला जाता है कि MC जो है MR को नीचे से कट करे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखा, आपने यहाँ पे पॉइंट ए पे MR कट कर रहा है MC को ऊपर से आया नीचे तरफ, उसने ऊपर से कट किया, और बी पॉइंट पे MC कट कर रहा है MR को नीचे से। तो ये कहता है कि वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे MR = MC होगा और MC MR को नीचे से कट करे, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये चीज़ वो दर्शाती है। सिंस एक परफेक्टली कंपीटिटिव फर्म के लिए जो प्राइस होता है वो MR और AR होता है, ये तीनों चीज़ बराबर है परफेक्टली कंपीटिटिव फर्म के लिए। तो इससे मैं कह सकता हूँ, और ये भी है कि MR = MC आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है और MR आपका प्राइस के बराबर है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि P = MC इज ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन फॉर अ फर्म इन अ शॉर्ट रन इन अ परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट। तो P = MC आपका एक कंडीशन है। अब P = MC बोले या MR = MC बोले, दोनों सेम चीज़ है परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट के केस में, क्योंकि प्राइस और MR आपका दोनों सेम होता है परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट के केस में एक फर्म के लिए। तो ये थी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन परफेक्टली कंपीटिटिव फर्म की शॉर्ट रन के केस के अंदर। अब हमने कंडीशन देख ली इक्विलिब्रियम की एक परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट में एक फर्म की। इसके 4 केसेस बनते हैं, हम इसको केस बाय केस स्टडी करेंगे। पहला केस आपका है फर्म्स मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म्स जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अर्न कर रही है शॉर्ट रन केस में। इसको देखते हैं कैसे। ये आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के थ्रू आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ गुड का, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई कर्व, दैट इज ई स्टार पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, पी स्टार आपका मार्केट प्राइस है जो मार्केट डिटरमाइन कर रही है। और फर्म आपका यहाँ पे प्राइस टेकर है, उसने प्राइस पी स्टार मार्केट से लिया और उसी प्राइस को अपने सारे आउटपुट सेल आउट करेगा। तो डिमांड कर्व क्या होगी फर्म की, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पी स्टार पे। तो पी स्टार पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी डिमांड कर्व, जो कि आपकी MR कर्व भी है। अब फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होता है जब P = MC होता है, जब MC कर्व डिमांड कर्व को या MR कर्व को इंटरसेक्ट करे नीचे से ऊपर तक आते हुए, तो वो आपका पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा। तो ये आपका MC कर्व है। MC कर्व इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड कर्व या MR कर्व को E1 पॉइंट पे। तो E1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है दैट इज X1 आपका आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म इन शॉर्ट रन इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन दिस केस। तो एट प्राइस OP स्टार है ये, एट प्राइस OP स्टार OX अमाउंट ऑफ आउटपुट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पे P = MC और MR = MC वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हमको पता करना है कि इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या जीरो प्रॉफिट हो रहा है, हमको वो चीज़ पता करनी है। आउटपुट डिटरमाइन आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MC एंड डिमांड कर्व या P = MC पॉइंट आपका आउटपुट डिटरमाइन हो गया, जो इस केस में OX1 निकल के आया। अब आपको देखना है कि इस प्राइस लेवल पे, इस आउटपुट लेवल पे फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या जीरो प्रॉफिट है, वो आपको चेक करना है। वो आपको पता चलेगा फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर देख के। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है। इस केस में फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व ये है, E1 पॉइंट आप इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग X1 आपका आउटपुट लेवल था, जो आउटपुट लेवल निकल के आया। इस आउटपुट लेवल पे एवरेज कॉस्ट का निकल के क्या आ रहा है, पॉइंट S पे R निकल के आ रहा है। तो एट आउटपुट OX1 दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जो प्राइस कितना है आपका P स्टार, एवरेज कॉस्ट क्या निकल के आया R, ये पॉइंट S पे प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे पर यूनिट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट वो हो रहा है ये एरिया,
ये एरिया कैसे निकल के आया, आपने E1 इक्वल पॉइंट आपका, आपने उसको कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, X1 आपका आउटपुट निकल के आया। इस आउटपुट लेवल पे जो आपका एवरेज कॉस्ट है आपने वो डिटरमाइन किया। उसके बाद आपने जो डिस्टेंस देखा, जो ट्रायंगल यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, वो आपका हो गया प्रॉफिट। इस केस के अंदर सिंस यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपका पॉजिटिव है, इसलिए हम बोलेंगे इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आया, वो है एरिया ऑफ P स्टार E1 S और R। ये एरिया जो है आपका वो प्रॉफिट है इस केस के अंदर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज मत होना कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में दोनों सेम चीज़ है। तो ये था आपका पहला केस जब फर्म आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है शॉर्ट टर्म केस के अंदर। एक बार फिर से बात समझिएगा, जो आउटपुट लेवल है वो डिटरमाइन होगा आपका P इक्वल टू MC पॉइंट पे। उस आउटपुट लेवल पे फर्म कितना प्रॉफिट करेगी, फर्म प्रॉफिट कर रही है या लॉस मेकिंग है या जीरो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, वो डिपेंड करता है फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब AC कर्व का शेप, AC कर्व की आपकी पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है कि फर्म क्या उस पॉइंट पे, उस आउटपुट लेवल पे फर्म क्या कर रही है, प्रॉफिट या लॉस। मूव करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस आपका है फर्म इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म इज मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। सेम यहाँ पे वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मार्केट ने प्राइस डिटरमाइन किया P स्टार पे आपका डिमांड कर्व होगा फर्म का, वो हॉरिजॉन्टल होगा टू X एक्सिस। ये आपका डिमांड कर्व है विच इज ऑल्सो MR कर्व और AR कर्व फॉर अ फर्म। इस डिमांड कर्व को MC कर्व इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E1। सो इस पॉइंट पर आपका P इक्वल टू MC वाला कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, और इट मीन्स ये आपका इक्वल पॉइंट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट एट इज X1। ये आपका इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं एट प्राइस P स्टार आउटपुट आपका निकल के आया OX1। ये आपका इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट है। इस आउटपुट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका AC कर्व है वो E1 पॉइंट पे आ रहा है। इट मीन्स आपका जो प्राइस जो है वो P स्टार है और आपका AC जो है इस केस में वो P स्टार है। सिंस प्राइस और AC यहाँ पे दोनों बराबर है इक्वल लेवल आउटपुट केस आउटपुट पे, तो इट मीन्स यहाँ पे प्राइस इक्वल टू AC है। इट मीन्स फर्म को यहाँ पे जीरो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जब प्राइस और AC बराबर हो जाएंगे इस पॉइंट पे आपका फर्म का प्रॉफिट क्या है, जीरो प्रॉफिट है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। साथ ही साथ इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर इक्वल लेवल पॉइंट के ऊपर, आउटपुट लेवल के ऊपर प्राइस इक्वल टू AC आ जाए, इट मीन्स फर्म इज मेकिंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जो जब भी MC कर्व आपका एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपका डिमांड कर्व है फर्म का P स्टार, ये आपका हो गया MC कर्व, ये आपका हो गया आउटपुट लेवल, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। इस आउटपुट लेवल पे फर्म का प्रॉफिट क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो डिटरमाइन करता है आपका एवरेज कॉस्ट की पोजीशनिंग के ऊपर कि एवरेज कॉस्ट किस लेवल पे पोजीशन है, कैसा पोजीशन है। अगर एवरेज कॉस्ट कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट होते हुए जाए, या फिर क्या है कि अगर सेम पॉइंट पे MC कर्व AC को इंटरसेक्ट करे, इट मीन्स आपका AC और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी सेम है। इट मीन्स आपका जीरो प्रॉफिट है और फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपका होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब आपका फर्म जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपका सेकंड केस था आपका नॉर्मल प्रॉफिट का। हम मूव करते हैं थर्ड केस में। फर्म लॉस कब इंकर करती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, वो भी देख लेते हैं। सेम यहाँ पे आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ मार्केट के द्वारा P स्टार पे आपका डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा फर्म का। MC कर्व ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर E1 पे, आपका आउटपुट लेवल निकल के आया X1। तो एट प्राइस P स्टार आउटपुट आपका आ गया है OX1, जो कि आपका है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब X1 प्राइस के ऊपर AC कितना निकल के आ रहा है, X1 आउटपुट के ऊपर एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है F एट पॉइंट G। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है F निकल के, और प्राइस आपका यहाँ पे है P स्टार। सिंस यहाँ पे प्राइस जो है P स्टार वो कम है एवरेज कॉस्ट से, इट मीन्स फर्म यहाँ पे लॉस कर रहा है। यहाँ पे ये बात होता है कि फर्म लॉस बियर कर रहा है शॉर्ट टर्म केस के अंदर। इस केस के अंदर लॉस का एरिया यहाँ पे कितना होगा, वो होगा ये वाला एरिया। ये एरिया आपका हो गया लॉस, इतना एरिया।
X1 आउटपुट है, इस आउटपुट प्राइस आपका इतना है, पी स्टार है, इस आउटपुट पे आपका AC है, वो F है, इतना है। तो इस आउटपुट लेवल पे जो लॉस फर्म को होगा वो होगा ये एरिया। ये बात तो तय है कि इस प्राइस लेवल पर फर्म को लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से कम आ रहा है इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि लॉस तो यहाँ पे हो रहा है, क्या शॉर्ट टर्म के केस में जो फर्म लॉस बियर कर रही है उसको मार्केट छोड़ देना चाहिए या अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए? शॉर्ट टर्म केस में फर्म मार्केट नहीं छोड़ती, जो भी फर्म का एंट्री एग्जिट है वो लॉन्ग रन के केस में देखा जाता है। शॉर्ट टर्म केस में आपका मार्केट यहाँ पे फर्म के द्वारा नहीं छोड़ा जाता। फर्म के द्वारा शॉर्ट टर्म केस में अपना प्रोडक्शन शटडाउन या रोक दिया जाता है शॉर्ट टर्म केस में, लेकिन वो मार्केट नहीं छोड़ती शॉर्ट टर्म केस में। अब यहाँ पे फर्म का लॉस हो रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि फर्म को क्या यहाँ पे अपना मार्केट छोड़ देना चाहिए, प्रोडक्शन रोक देना चाहिए? प्रोडक्शन यहाँ पे फर्म नहीं रोकेगी, क्यों? क्योंकि इस केस में जो प्राइस जो है ना, ये जो पी स्टार है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं X1 आपका आउटपुट था, इस आउटपुट आपका प्राइस जो था पी स्टार था, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ये आ रहा है, जो कि पी स्टार से कम है, उसको हम P1 ले लेते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है एट X1 आउटपुट वो आपका प्राइस से जा रहा है। इट मीन्स कि फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही है। जब भी अपना फर्म शॉर्ट टर्म केस में वेरिएबल कॉस्ट कवर करेगी, उस केस में फर्म शट डाउन नहीं करेगी। लॉस हो रहा है, फर्म लॉस के केस में मार्केट नहीं छोड़ सकती। शॉर्ट टर्म केस में फर्म सिर्फ अगर लॉस हो रहा है तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने प्रोडक्शन को रोके या कंटिन्यू करे। फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी लॉस के केस में भी, जब फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट है वो कवर करे। लॉस के केस में लॉस हो रहा है बट उसका फर्म का वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जा रहा है इक्वल लेवल आउटपुट पे। अगर फर्म इस केस में फर्म अपना प्रोडक्शन रोक देती है, तो फर्म को जो लॉस देखने को मिलेगा वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट लगाया फर्म ने। अगर फर्म अपना शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन रोक देती है तो उसको फिक्स कॉस्ट से बियर करना पड़ेगा। तो उस केस में फर्म को जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा इस केस से। इस केस में फर्म का लॉस जो हो रहा है वो कम हो रहा है फिक्स कॉस्ट से। ये लॉस जो है इस केस में, ये जो लॉस हो रहा है फर्म को वो फिक्स कॉस्ट से कम हो रहा है। इस वजह से फर्म शॉर्ट टर्म केस में अपना लॉस मेकिंग केस में भी कंटिन्यू करेगी अगर फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है, ताकि वो अपना लॉस जो है पर यूनिट या लॉस अपना मिनिमाइज कर सके। ये था आपका थर्ड केस जिसमें फर्म लॉस बियर कर रही है। लॉस बियर करने के साथ साथ फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी, क्यों? अगर जब उसका वेरिएबल कॉस्ट फर्म कवर कर सके शॉर्ट टर्म केस में। और ये क्यों करेगी? ताकि उसका लॉस मिनिमाइज हो। अगर शॉर्ट टर्म के केस में वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद भी अपना प्रोडक्शन रोक देती है तो उसका लॉस जो है मिनिमाइज नहीं होगा, उसका लॉस आपका इक्वल टू होगा फिक्स कॉस्ट के, जो पहले के लॉस से ज़्यादा होगा। तो इस केस में फर्म को अपना लॉस मिनिमाइज करना शॉर्ट टर्म के केस में वो तब पॉसिबल जब उसका प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो उस केस में प्रोडक्शन रोकेगी नहीं, प्रोडक्शन करती रहेगी। नेक्स्ट आपका केस है शॉर्ट टर्म के केस में शट डाउन केस। अभी तो हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि फर्म जो है अगर लॉस बियर कर रही है तो उसके बाद दो कंडीशन है, या तो अपना वो प्रोडक्शन रोक दे या कंटिन्यू करे। फर्म के पास ऑप्शन नहीं है मार्केट छोड़ने का शॉर्ट टर्म केस में। फर्म के पास ऑप्शन है प्रोडक्शन करे या रोक दे शॉर्ट टर्म केस में, इन केस ऑफ लॉस मेकिंग। लॉस हो रहा है तो फर्म अपना प्रोडक्शन करती रहेगी लॉस के बावजूद, अगर फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर रही है शॉर्ट टर्म केस में। अगर फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रही शॉर्ट टर्म केस में, तो उस केस में फर्म अपना प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म केस में रोक देगी ताकि वो अपना लॉस मिनिमाइज कर सके। तो ये कब देखने को मिलता है? अगर जो प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे होगी चला गया। इट मीन्स अगर प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया शॉर्ट टर्म के केस में, इट मीन्स फर्म को लॉस तो हो रहा है और अपना वेरिएबल कॉस्ट भी वो कवर अप नहीं कर पा रही है। तो इस केस में फर्म अपना प्रोडक्शन रोक देगी, शट डाउन कर देगी प्रोडक्शन। शट डाउन क्यों करेगी? ताकि उसका लॉस मिनिमाइज हो सके। लॉस यहाँ पे अगर शट डाउन केस में लॉस जो होगा फर्म का इक्वल टू होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस जो है P3 ये मार्केट डिटरमाइंड प्राइस है। इसका कॉरस्पॉन्ड इस प्राइस पे आपका डिमांड कर्व है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो AR और MR कर्व भी है। MC कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को एट पॉइंट E3। उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल है X3 है। तो X3 आपका यहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट है। इस आउटपुट लेवल पे जो AC है पॉइंट C पे A वो प्राइस से जा रहा है। इट मीन्स फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे AC है ग्रेटर देन प्राइस है और इक्वल लेवल आउटपुट पे, और यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है। तो सेम इस आउटपुट लेवल पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आपका डिटरमाइन हो रहा है एट पॉइंट E3 वो है आपका है P3 के बराबर। दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपका प्राइस के बराबर है जो डिटरमाइन हुआ मार्केट थ्रू। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे
at P3 X3 firm is making loss because average cost is greater than price, and at this point the average variable cost is also equal to the price P3. तो इस पॉइंट पे फर्म अपना इनडिफरेंट पोजीशन पे है. इट मीन्स फर्म का लॉस हो रहा है, ये लॉस का आपका इतना एरिया हो रहा है. अगर इस पॉइंट पे फर्म अपना प्रोडक्शन रोक भी दे तब भी उसको लॉस उतना ही झेलने को मिलेगा जितना वो प्रोडक्शन के साथ साथ झेलेगी. तो जब प्राइस आपका एवरेज वैल्यू कॉस्ट के बराबर हो जाता है उस केस में फर्म अपना इंडिफरेंट होता है बिटवीन प्रोड्यूसिंग और शट डाउन. क्यों? क्योंकि इस केस में लॉस जो होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है. अगर फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रही है तब भी इसका लॉस फिक्स कॉस्ट है. अगर फर्म अपना प्रोडक्शन नहीं भी करे तब भी उसका लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ही होगा. फर्म अपना प्रोडक्शन शट डाउन तब करेगी जब उसका प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा. ये आपका शट डाउन केस हो जाएगा. इस केस में फर्म को फॉर अ शॉर्ट शॉट आपको यहाँ पे शट डाउन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा शॉर्ट डाउन के केस के अंदर. तो ये आपका केस था शट डाउन का. शट डाउन कब करेगा फर्म? जब उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए. जिस पॉइंट पे प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उस पॉइंट पे फर्म इंडिफरेंट है बिटवीन प्रोड्यूसिंग और शट डाउन, शटिंग डाउन. क्योंकि इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे प्राइस इक्वल टू एवीसी है उस पॉइंट पे फर्म का जो लॉस है इट विल बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट इन अदर केसेस. या वो प्रोड्यूस करे या शट डाउन करे, दोनों केस में उसका लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर आएगा जब प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपके थे 4 केसेस हमने पढ़े. इसको वन बाय वन यहाँ पे टेबल पे एक बार हमने फिर से रिकॉल कर लेते हैं. पहला केस है जो प्राइस आपका एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, साथ ही साथ अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा है, उस केस में फर्म आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं. इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं. और इस केस में फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू करती रहेगी. जिस पॉइंट पे पी इक्वल टू ए सी है इस पॉइंट पे फर्म जीरो प्रॉफिट अर्न कर रही है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट भी इसको बोलते हैं. इस केस में फर्म कंटिन्यू करेगी प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म केस में. अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो उस केस में फर्म लॉस तो बियर करेगी बट अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी ताकि वो लॉस मिनिमाइज कर सके. और वो अपना साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर रही है क्योंकि प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से यहाँ पे ज़्यादा है. जब प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा उस केस में जाके फर्म अपना शट डाउन करेगी प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के केस के अंदर. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ शॉर्ट रन. सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ शॉर्ट रन. सप्लाई कर्व का मतलब क्या हुआ कि कितना क्वांटिटी एक फर्म विलिंग है सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे. तो सप्लाई कर्व शोज हाउ मच क्वांटिटी फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट डिफरेंट मार्केट प्राइस. अलग प्राइसेस पे एक फर्म कितना क्वांटिटी विलिंग है सेल आउट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसको वो आपका सप्लाई कर्व शो करता है. फॉर ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म, परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के लिए सप्लाई कर्व होता है वो होता है एक परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म आउटपुट तब सप्लाई या तब प्रोड्यूस करती है जब उसका प्राइस इक्वल टू एमसी हो जाता है. जैसे कि आपने देखा प्राइस इक्वल टू एमसी पे वो सप्लाई करने के या इक्वल क्वांटिटी वहाँ पे डिटरमाइन होता है. तो प्राइस इक्वल टू एमसी इज अ पॉइंट एट विच फर्म इज विलिंग टू सप्लाई. तो इस पॉइंट पे सप्लाई करने को फर्म विलिंग होती है. तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, इट इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म. सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म. तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है फर्म का वही उस फर्म का सप्लाई कर्व होता है. बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने के लिए है कि एंटायर रीजन या पूरा एमसी कर्व आपका सप्लाई कर्व नहीं होता फर्म का. सप्लाई एमसी का वो हिस्सा सप्लाई कर्व कहलाता है जो एवीसी के ऊपर होता है. यहाँ पे हमने देखा कि फर्म लास्ट स्लाइड में कि जब प्राइस आपका एवीसी से कम होगा तो उस पॉइंट पे फर्म शट डाउन कर देगा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा. प्राइस क्या होता है? प्राइस इक्वल टू एमसी होता है. इक्विवेलेंट कंडीशन है फर्म की. अब फर्म के लिए सप्लाई का मार्जिन का पी इक्वल टू एमसी है तो यहाँ पे पी की जगह एमसी ले देता हूँ. तो पी लेस देन एवीसी है तो उस केस में फर्म शट डाउन कर देगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा. सिंस पी इक्वल टू एमसी तो पी को हमने रिप्लेस कर दिया एमसी से. तो एमसी अगर लेस देन एवीसी है तो फर्म अपना शट डाउन कंडीशन पर रहेगा. इट मीन्स जो एरिया एमसी का एवीसी से नीचे है वो आपका सप्लाई कर्व नहीं है. सप्लाई का वही एरिया है जो एवीसी से ऊपर है. ये बात ध्यान समझिएगा. पी लेस देन एवीसी शट डाउन है, फर्म शट डाउन स्टेज पे है, फर्म पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा. सिंस पी इक्वल टू एमसी फॉर अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म एट इक्विवेलेंट पॉइंट, तो पी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एमसी से. तो एमसी लेस देन एवीसी हो गया, ये आपका कह रहा है शट डाउन. इस केस में फर्म शट डाउन स्टेज पे है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब आपका एमसी एवीसी से नीचे है या छोटा है उस केस में फर्म प्रोडक्शन नहीं कर रहा. फर्म प्रोडक्शन तब करेगा जब आपका एमसी
या तो उससे बराबर हो या एवीसी से ज़्यादा हो, तब फर्म आपका प्रोडक्शन करेगा। तो सप्लाई कब हुआ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट एंड केस में, एमसी का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लाई करता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान होगी कॉस्ट के क्लास से कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एवीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपका मिनिमम पॉइंट है एवीसी का, यहाँ से एमसी आया तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट के बाद ही, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ही एमसी जो है वो एवीसी से जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो हुआ ये आपका हो गया सप्लाई का, हो गया फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन के केस में एक फर्म सप्लाई अपनी उस पॉइंट से स्टार्ट करती है जहां उसका मिनिमम पॉइंट होता है एवीसी का। तो सप्लाई स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर प्राइस इक्वल टू मिनिमम एवीसी। मिनिमम एवीसी मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एमसी इंटरसेक्ट कर रहा है एवीसी कर्व को। इस पॉइंट से नीचे या इस पॉइंट से नीचे फर्म सप्लाई नहीं करेगा। बिलो दिस प्राइस द फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। दिस इज द शट डाउन पॉइंट। इस रीजन में शट डाउन है, नहीं करेगा। इससे ऊपर वाले हिस्से में वो सप्लाई करेगा या प्रोड्यूस करेगा। सो एज अ प्राइस राइज अबव एवीसी द फर्म इंक्रीज द प्राइस बाय स्पेंडिंग आउट अलोंग द एमसी कर्व। सो इससे कंक्लूजन निकल के क्या आया, तो फर्म का सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट है एमसी का जो मिनिमम एवीसी के ऊपर है। ठीक है, जो मिनिमम एवीसी के ऊपर वाला हिस्सा जो है या फिर एमसी एवीसी के ऊपर वाला जो हिस्सा है एवीसी का, वो आपका सप्लाई कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए। कंक्लूजन निकल के क्या आया, अगर प्राइस जा रहा है और बराबर है एवीसी के तो फर्म प्रोड्यूस करेगा पी इक्वल टू एमसी पे, यह आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। अगर पी ग्रेटर देन एवीसी है तब जाके पी इक्वल टू एमसी आपका सप्लाई कर्व है। अगर पी इज लेस देन एवीसी है तो सप्लाई आपकी क्या है, जीरो है यहाँ पे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा पूरा एमसी कर्व सप्लाई कर्व नहीं होता परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट रन के केस के अंदर। सप्लाई कर्व सिर्फ वो हिस्सा होता है जो एवीसी कर्व को अप्लाई करता है एमसी का, और एमसी कर्व एवीसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स आपका जो मिनिमम पॉइंट है एवीसी का उसको पोस्ट जो हिस्सा है एमसी का, वही आपका सप्लाई कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट रन केस के अंदर। अभी हमने देखा कि एक सिंगल फर्म का सप्लाई कर्व जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है एवीसी के ऊपर। हम देखते हैं इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व शॉर्ट रन केस में कैसे डिटरमाइन होता है। इंडस्ट्री के अंदर लास्ट नंबर ऑफ फर्म्स है और हर फर्म का अपना एक सप्लाई कर्व है, हर फर्म का अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर है और हर फर्म का अपना एक एमसी कर्व है उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व जो आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में या फिर मार्केट सप्लाई का, वो आता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाई बाय ईच प्रोड्यूसर एट ईच प्राइस लेवल। इसको बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे फर्म्स हैं, हर फर्म का एक खुद का एक अपना एमसी है बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो एमसी कर्व होता है एवीसी कर्व के, एमसी का वो हिस्सा जो एवीसी कर्व के ऊपर होता है वो इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व होता है। अभी हम सभी सप्लाई को ऐड ऑन कर देंगे, मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स के सप्लाई कर्व के या एमसी कर्व को ऐड ऑन कर देंगे तो हमको मिलेगा इंडस्ट्री या मार्केट सप्लाई कर्व। यहाँ पे ऐड ऑन जो होगा सप्लाई कर्व वो होगा हॉरिजॉन्टली सबमिशन होगा। ऐड ऑन हॉरिजॉन्टल सबमिशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडिंग क्वांटिटीज एट ईच प्राइस लेवल, ये उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल समेशन। हर एक प्राइस लेवल पे जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है हर एक फर्म द्वारा उसको हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमको मिलेगा मार्केट सप्लाई मिलेगा उस एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस ही। ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल समेशन। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट सप्लाई का इंडस्ट्री सप्लाई का हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई का। हॉरिजॉन्टल समेशन मींस एडिंग क्वांटिटी एट ईच प्राइस लेवल बाय डिफरेंट फर्म्स। और यहाँ पे एक पहला केस है जब अगर हर फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है, उस केस में सप्लाई कर्व कैसे डिटरमाइन होगा। अगर हर फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है तो हर फर्म का एमसी भी सेम है। अगर हर फर्म का एमसी सेम है तो हर फर्म का जो हिस्सा है एमसी का अबव एवीसी वो भी सिमिलर है, वो भी सेम है। इट मीन्स सभी फर्म का सप्लाई कर्व एक जैसा है। अगर सभी फर्म का सप्लाई कर्व एक जैसा है उस केस में अगर मेरे पास एक फर्म का क्वांटिटी या एक फर्म का सप्लाई मुझे गिवन है, सप्लाई कर्व गिवन है, उससे मैं मार्केट सप्लाई कर्व निकाल सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। फिर से समझिएगा, अगर सारी फर्म्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है, सबका एमसी सेम है, एमसी सेम है तो सबका सप्लाई कर्व सेम है। सप्लाई कर्व सेम है इट मीन्स जो क्वांटिटी सप्लाई कर रही है एक सिंगल फर्म एट एक सिंगल प्राइस पे, वही सेम क्वांटिटी बाकी सारी फर्म सप्लाई कर रही है उसी प्राइस लेवल पे। सो उस प्राइस लेवल पे मार्केट कितना सप्लाई करेगी वो हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, जो सिंगल फर्म जो जितना सप्लाई कर रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ फर्म से इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर है सारे फर्म्स का तो सारे फर्म्स का सप्लाई का भी सेम होगा जो एमसी का ऊपर हिस्सा होगा। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं ये आपका एमसी है फर्म का जो सप्लाई कर्व है फर्म का अबव द एवीसी कर्व। सारे फर्म का सप्लाई कर्व सेम है एट पी स्टार। सो एट पी स्टार फर्म दिस फर्म इज सप्लाइंग ओ एक्स वन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। तो मार्केट सप्लाई यहाँ पे क्या होगी, मार्केट सप्लाई यहाँ पे हो जाएगी ओ एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ फर्म्स एट प्राइस पी स्टार।
अब यहाँ पे 1000 फर्म्स है सेम टाइप के, तो OX1 क्वांटिटी इंटू 1000 आपका हो जाएगा मार्केट सप्लाई एट प्राइस P स्टार। इसी तरह एट P2 पे क्वांटिटी सप्लाइड है OX2, तो मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी या इंडस्ट्री सप्लाई कितनी हो जाएगी 1000 इंटू OX2 एट प्राइस P2 बिकॉज दे आर 1000 सेम टाइप ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। सो बेसिकली जब कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है सारे फर्म्स का, सब सारे फर्म्स का सप्लाई कब सेम है बिकॉज सबका MC सेम है। अगर उस केस में आपके पास सिंगल फर्म का आपके पास सप्लाई गिवन है तो आप उसे मार्केट सप्लाई इंडस्ट्री सप्लाई निकाल सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ फर्म्स एट इन दी मार्केट। तो इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म केस में हमेशा वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट ऑफ EVC। शॉर्ट टर्म केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग केस में नहीं देखने को मिलता। लॉन्ग रन का केस हम जब करेंगे उसमें देखेंगे कि सप्लाई कर्व होता है मार्केट का वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता लॉन्ग रन केस में, बट शॉर्ट रन केस में आपका सप्लाई का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है मार्केट का। अगर मार्केट का अभी हमने देखा कि आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर केस में आपने ये ऐसे सप्लाई का डिटरमाइन किया, अगर सप्लाई का आपका आइडेंटिकल नहीं है और कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका एक जैसा नहीं है सारे फर्म्स का, उस केस में भी आपका जो मार्केट सप्लाई कब होगा वो आपका निकलेगा हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई बाय ईच फर्म एट ईच प्राइस लेवल। उस केस में हॉरिजॉन्टल समेशन निकलेगा, बस उसमें और इस वाले केस में अंतर ये होगा, इस केस में आपका जो सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, कोई यहाँ पे अप्स एंड डाउन नहीं है। लेकिन उस केस में जब आपका आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा उस केस में अपर स्लोपिंग होगा सप्लाई कर्व आपका, बट वो आपका कर्व स्मूथ नहीं होगा। यही आपका अंतर है। जैसे इस केस में आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, आप उस केस में मल्टीप्लाई करके आप नहीं निकाल पाएंगे इजीली, आपको हर प्राइस पे क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी बाय डिफरेंट फर्म्स जब आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। तो ये था डेरिवेशन ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन, जो कि आपका अपर स्लोपिंग होता है शॉर्ट रन केस में हमेशा। अब ठीक है, अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने बात की फर्म की इक्विवेलेंट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की या इंडस्ट्री की इक्विवेलेंट पॉइंट की। एक इंडस्ट्री परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री उस पॉइंट पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे होती है जब उसका टोटल क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। बेसिकली जब आपका मार्केट डिमांड इंटरसेक्ट करता है मार्केट सप्लाई पे, वो पॉइंट आपका होता है इंडस्ट्री का इक्विवेलेंट पॉइंट इन द केस ऑफ शॉर्ट रन। अब इंडस्ट्री यहाँ पे मार्केट डिमांड D मार्केट सप्लाई S इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पे, तो आपका P आपका हो गया मार्केट प्राइस या इक्विवेलेंट प्राइस, या आपका E आपका यहाँ पे हो गया मार्केट इक्विवेलेंट पॉइंट एंड P आपका यहाँ पे हो गया मार्केट इक्विवेलेंट प्राइस। अब इस प्राइस लेवल पे ये प्राइस आपका मार्केट डिटरमाइन किया, अब इसी प्राइस पे सारे फर्म्स जो है मार्केट के अंदर वो अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे, वो उस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो इसी प्राइस पे फर्म A का डिमांड का भी रहा, फर्म B का डिमांड का सेम है, फर्म C का डिमांड का भी सेम है, बट सेम प्राइस पे शॉर्ट रन के अंदर अलग अलग फर्म्स सारे फर्म्स अपना सेम लेवल का प्रॉफिट आप नहीं अर्न करती। कुछ फर्म को प्रॉफिट होगा, कुछ को जीरो प्रॉफिट होगा, किसको लॉस बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, अगर सारे फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है शॉर्ट रन केस के अंदर, जो कि होता भी है, सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, अलग अलग होता है शॉर्ट रन के हर फर्म्स का, तो उस केस में जो मार्केट ने प्राइस डिटरमाइन कर लिया उस प्राइस पे हर फर्म को अलग अलग टाइप का अलग लेवल का प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे ग्राफ में देखा हमने, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस जो डिटरमाइन हुआ वो OP हुआ एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कर्व। एट प्राइस P फर्म A का डिमांड कर्व ये रहा, फर्म A का MC कर्व ये रहा, इक्विवेलेंट पॉइंट XA आ गया। XA पे जो प्राइस एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो B आ रहा है, जो कि प्राइस से कम है। इट मीन्स यहाँ पे फर्म A अपना प्रॉफिट बना रही है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। वही फर्म B सेम प्राइस फॉलो कर रहा है, सेम डिमांड कर्व है, क्वांटिटी XA प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस क्वांटिटी पे फर्म बी को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्स क्वांटिटी पे फर्म बी का जो प्राइस है वो इक्वल टू आ रहा है एवरेज कॉस्ट के, तो यहाँ पे फर्म बी आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। फर्म सी के लिए सेम प्राइस पे सेम डिमांड कर्व पे क्वांटिटी एक्स से निकल के आ रही है थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PR प्राइस एंड MC कर्व। अब एक्स ए अमाउंट आउटपुट लेवल पे फर्म सी जो है लॉस बियर कर रही है। क्यों? क्योंकि फर्म सी का जो एवरेज कॉस्ट है वो D आ रहा है, जो कि प्राइस से जा रहा है। इट मीन्स फर्म यहाँ पर लॉस बियर कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के बाद मार्केट फोर्सेस के थ्रू हर एक फर्म अलग अलग लेवल का प्रॉफिट बनाती है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब है कि इस फर्म का हर फर्म का MC और AC यहाँ पे अलग अलग होता है। उसके बेस पे ही फर्म प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी या जीरो प्रॉफिट करेगी, वो डिटरमाइन होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के केस में एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो डिटरमाइन होगा आपका P इक्वल टू MC कंडीशन से, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड डिमांड कर्व। लेकिन एक फर्म कितना प्रॉफिट करेगी वो डिटरमाइन आपका होगा उस फर्म के कॉस्ट स्ट्रक्चर से। कॉस्ट स्ट्रक्चर से मतलब आपका MC और AC के पोजिशनिंग से, वो आपका वहाँ से डिटरमाइन होगा। तो ये था आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम केस
ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर मार्केट एंड फॉर फर्म बोथ। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके इस टॉपिक से PIQ जो आप क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा इसमें दिया हुआ अजम्पशन करेक्ट नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, फर्म्स जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है, प्रोड्यूस करती है, ना कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये आपका जो अजम्पशन है ये गलत है। आंसर्स का हो गया ऑप्शन सी। द डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन केस में मार्केट आपका प्राइस डिटरमाइन करता है, ये आपका मार्केट है, इसने पी प्राइस डिटरमाइन किया, पी स्टार, ये आपका डिमांड, यहाँ पर सप्लाई। ये सेम प्राइस आपका एक फर्म टेक करेगा, एज अ प्राइस टेकर फर्म एक्ट करता है। प्राइस ने पी स्टार प्राइस लिया, इसी प्राइस पर सारी क्वांटिटी अपनी सेल आउट करेगा। तो फर्म के लिए डिमांड कब होता है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म मार्केट में वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल डिमांड का मतलब आपका उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सो द डिमांड कर्व या एवरेज वैल्यू कर्व आपका PR इक्वल टू AR इक्वल टू MR भी होता है। सो जो डिमांड कर्व होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में फर्म का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। सो ऑप्शन विल बी सी। द मार्जिनल वैल्यू ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म का प्राइस इक्वल टू MR इक्वल टू AR होता है। सो प्राइस इक्वल टू प्राइस MR इक्वल टू प्राइस इन द केस ऑफ perfect competition for a firm. Option C is a correct answer. Which of the following is an example of a perfectly competitive firm in short term decision? शॉर्ट टर्म के केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट टर्म डिसीजन इनमें से कौन सा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट टर्म में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, डिटरमाइन करने की कोशिश करती है वो लेवल आउटपुट जिसपे उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 2 है कि हाउ मच डू टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म्स होती है वो प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि फर्म जो डील कर रही है वो होमोजेनियस गुड्स के अंदर डील कर रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है मार्केट के अंदर, तो एक सिंगल प्रोड्यूसर के मार्केट डिसीजन से मार्केट आउटकम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से वो मार्केट में फर्म्स जो है वो एडवर्टाइजिंग नहीं करती परफेक्टली कॉम्पिटिटिव केस में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हुआ? ओनली 1, ऑप्शन ए। फिफ्थ कह रहा है कि दिए गए में से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर बायर सेल्स देखने को मिलते हैं, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। एंट्री बैरियर्स नहीं होती, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट्स बोथ 1 and 2। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वुड शट डाउन इफ। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शट डाउन करेगा जब उसका प्राइस लेस देन ABC होगा। प्राइस आपका AR भी होता है, तो AR लेस देन ABC होगा तब जाके वो शट डाउन करेगा। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन है ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन सेल ऑल द आउटपुट इट वांट्स टू। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए डिमांड कब होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। फर्म को जो भी अपने आउटपुट सेल करने हैं वो सेम इसी प्राइस पर सेल आउट करनी है जो प्राइस आपका मार्केट डिटरमाइन किया। अगर उसने प्राइस हल्का भी बढ़ा दिया तो उसका सारा उसका जो आउटपुट सेल होगा 0 हो जाएगा। तो फर्म जो है अपना सारा आउटपुट सेल कर सकती है विदाउट लोवरिंग द प्राइस, बिना आउटपुट प्राइस को कम किए हुए। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिमांड आपका गिवन है, ये प्राइस सप्लाई गिवन आपका, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो। मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। देन 1000 माइनस P इक्वल टू 100 प्लस 4P, 900 इक्वल टू 5P, तो 180। प्राइस क्या आ गया? प्राइस 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जो भी गुड्स है मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो मतलब फिजिकली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब फिजिकली देखने के रूप में देखने से वो सारे प्रोडक्ट्स आपके एक जैसे होते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। परफेक्ट कंपटीशन इज मार्केट कंडीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज मार्केट कंडीशन विद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अजम्पशन कौन कौन सी है? पहला, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सिंगल बायर्स, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ प्लेयर्स। सिंगल बायर तो नहीं होता, लार्ज नंबर बायर्स होते हैं मार्केट में। डिस्ट्रिक्शन नहीं होता एंट्री और एग्जिट में, लॉन्ग केस में मार्केट में फर्म्स का। एक सेलर नहीं होता, लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन केस में मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे सेलर्स और बायर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिले पिछले 3-4 एग्जाम्स आपके हुए हैं PGT के इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो इंडिकेट करता है कि ये आपका टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर है। इस तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे चीज़ें समझने में, लेकिन हाँ चीज़ें आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के सेकंड पार्ट से, जो कि है परफेक्ट कंपटीशन इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। धन्यवाद।